Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a day and as part of which आज हम लोग करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एंड इसमें हम लोग करने वाले हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ बी इट एपीएफसी या एओ और ईओ, दोनों में 5 to 6 क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से. एंड अगर आप सही से ये जो भी 4 to 5 एक्ट्स आप सही से कर लोगे प्रैक्टिस, आप बहुत आसानी से उसमें से मोर देन 4 क्वेश्चंस आप आराम से निकाल पाओगे. एंड यू कैन अंडरस्टैंड कई बार एक एक क्वेश्चन ही बहुत मायने रखता है व्हेन इट कम्स टू द कट ऑफ. सो टू हेल्प you with that preparation, we have come up with this series. Okay, and I hope that you will utilize these sessions for your exam preparation. And before going any further, एक छोटा सा announcement है from EduTap. EduTap has come up with a comprehensive guidebook for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO examination. Now कई बार बच्चों को कई सारे doubts होते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है. अब सिलेबस तो बेसिक वो दे देते हैं, उसमें कहाँ तक हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लाइक decoded syllabus ये चाहिए. एंड उनको दे नीड इवन द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट विल हेल्प देम इन स्ट्रैटेजाइजिंग कि कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है एंड ऑल दैट. सो हियर दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक इज़ ए 1 point source of all answers for all those queries for you. And the link is already shared in the description of the video. आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. 1 or 2 steps आपको करना पड़ेगा एंड देन द एंटायर कंटेंट वुड बी डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स. एंड this will help you to smoothen the journey, जो भी आपका preparation journey है for the examination. And now comes the questions. आज हम लोग करने वाले, as I've said earlier also, payment of gratuity act, that is gratuity के बारे में. This is a token of appreciation amount that is paid by the employer to the employee who has completed at least 5 years of service with them. कि इतने साल आप हमारे साथ काम किए करके ये पे करते हैं, ठीक है. एंड इसी के बेसिस पे जो बेसिक कंटेंट है दैट वी आर कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हियर. सो लेट्स डेल्व इनटू दैट. अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट्स. देखिए, जब भी कोई भी एक्ट हो, स्पेशली सोशल सिक्योरिटी एक्ट, अगर एक बार एप्लीकेबल हो गए किसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इवन इफ जो थ्रेशोल्ड नंबर है वर्कर्स का या वॉट एवर द एप्लीकेबिलिटी है, इवन देन दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर दैट. So here also the same thing, any shop or establishment with 10 or more employees, वहाँ पे gratuity act applicable होगा. And even if the number falls below 10 later, ओके पहले 10 था, अब अगले साल उन्होंने कुछ मशीनरी इंस्टॉल किया है तो 2-3 लोगों को हटा दिया है, तो अभी उनका नंबर 6 ही है, बट स्टिल एक बार एप्लीकेबल हो गया, मतलब ये 6 मेंबर्स है तब भी ये एप्लीकेबल होगा. दैट्स व्हाट दिस हैज टू. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली 10 या मोर एम्प्लॉयज है तो उस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल होगा ही, ओके, बट दैट वुड बी कंटिन्यूड टू डू सो. Moving on to our next question, the maximum gratuity payable under the act as per the latest amendment. जो भी बंदा जो 5 years सर्विस कंप्लीट किया है, फॉर एवरी ईयर ऑफ द सर्विस कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है. क्वेश्चंस है तो इसलिए आई एम नॉट डाइवल्जिंग हियर. सो उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. सो उसका एक मैक्सिमम भी है, मतलब इससे ज़्यादा वो ग्रेच्युटी पे नहीं कर सकते. अगर उससे ज़्यादा हो भी गया है, एज पर द कैलकुलेशन दे हैव टू पे दिस मच ओनली. एंड दैट फिगर इज़ बहुत लेटेस्ट, इसको अमेंड किया गया था. पहले ये 10 lakhs था, नाउ इट हैज़ बिन अमेंडेड टू 20 lakhs. कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्होंने अपना कुछ निकाला है एज पर वेरियस अदर एक्ट्स, उसमें तो 25 lakhs भी है, बट अंडर payment of gratuity act it is 20 lakhs only. Okay, yes, moving on to our next question. Under the payment of gratuity act, an employee is deemed to be in continuous service for 1 year if they have worked for at least how many days in a 12-month period in an establishment operating 6 or more days a week. देखिए, जब भी we are saying that 5 years उनको complete करना है, right, उसके बाद ही वो payment of gratuity के लिए उनको eligibility बनेगा.
ठीक है। अगर नो कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए, वो भी 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, उसी का 5 ईयर्स तक वो क्या देखेंगे, तभी उसके लिए एलिजिबिलिटी होगी। सो जहाँ पे भी 6 और मोर डेज ए वीक का, कई बार 6 और मोर डेज अ वीक का वर्किंग कल्चर है, वहाँ पे उनका मिनिमम नंबर ऑफ जो डेज जो उनको काम करना है इन ईयर, दैट वुड बी 240 डेज। वही 6 और लेस देन 6 डेज है उस एरियाज, मतलब वहाँ पे अगर कंटिन्यूस सर्विस मानना चाहिए कि 1 ईयर के लिए, दैट वुड बी 190 डेज। ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 6 डेज और मोर, सो द आंसर वुड बी 240 डेज। Moving on to our next question. Mr. Rajesh, an employee in a factory covered under the Payment of Gratuity Act, वो उसमें applicable है. He has been working for 3 years and 7 months when he unfortunately passed away due to an accident. His wife, being the nominee, applied for gratuity benefits from the employer. The employer, however, refused the claim, stating the gratuity is payable only after completion of 5 years of continuous service. Is that true? See, when we talk about gratuity, no doubt 5 years उनका service complete होने के बाद उनको मिलेगा. But somehow अगर कोई बंदा, he passes away during that tenure itself, वो एलिजिबिलिटी बना रहेगा. सो हियर दो यहाँ पे इन्होंने 5 years कंप्लीट नहीं किया है, बट सिंस ही हैज़ पास्ड अवे, जो जॉब में जब थे तभी पास्ड अवे है, बिकॉज ऑफ दैट द ग्रेच्युटी इज पेएबल टू द नॉमिनी इवन दो द एम्प्लॉई डिड नॉट कंप्लीट द 5 years ऑफ सर्विस. सो वो एक क्लॉज है इसमें दैट वी हैव टू लुक इनटू. Moving on to our next question. Under the Payment of Gratuity Act, what happens if an employee with no family makes a nomination and later acquires a family? कई बार ऐसा होता है कि Payment of Gratuity Act में नॉमिनी का ज़रूरी है कि हमारे बाद वो ग्रेच्युटी किसको मिलेगा अगर कुछ हुआ है तो. कई बार वो ऑर्फन है तो उसके कोई फैमिली नहीं तो उसने दूर के रिश्तेदार या अपने फ्रेंड को ही नॉमिनी बना दिया है, बट नाउ ही गॉट मैरिड. ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एंड उनकी फैमिली स्टार्ट हो गई. इन दैट केस द ओरिजिनल नॉमिनेशन बिकम्स इनवैलिड एंड द पर्सन हैज़ टू मेक ए फ्रेश नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ द फैमिली मेम्बर. ठीक है, ये कंपलसरी, फैमिली का ही सबसे इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, व्हेन इज द एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ग्रेच्युटी अमाउंट? जब भी फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो रिजाइन किया है, 6 years का काम किया है ना, उन्होंने रिजाइन किया है, 6 years का कंटिन्यूस सर्विस है उनका. ओके, ऑल criteria met. So उनके जब भी he has left within 30 days, the employer has to pay off the gratuity to him, the amount. Okay, unless the delay is because of the employee's fault or the employer has the permission. कई बार ऐसा होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स वो सब तो सबमिट तो करने पड़ेंगे, ऐसा अगर उन्होंने नहीं किया टाइमली तो 30 days में ये पे नहीं कर पाए, इन दैट केस उनको कोई दिक्कत नहीं है, नो. या फिर एम्प्लॉयर पहले ही परमिशन ले लिया कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. Okay, in that case also no, otherwise he has to pay simple interest on the gratuity amount. ठीक है, so here B is the correct answer. Moving on to our next question. What is the punishment prescribed for an employer who fails to pay gratuity as required under the law? कई बार ऐसा होता है कि वो बोल देता है कि मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, इसलिए कंपलसरी इंश्योरेंस करवाते हैं. ओके, जो एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी अमाउंट के लिए कंपलसरी इंश्योरेंस करवाती हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वो एक क्लॉज है. सो कई बार वो पे नहीं करते हैं. ओके, इन दैट केस अगर जो एम्प्लॉई उनको अपीलेट अथॉरिटी के पास लेके गया है, इन दैट केस ही कैन फेस, द एम्प्लॉयर कैन फेस 6 months to 2 years का इम्प्रिजनमेंट, अनलेस द कोर्ट असाइंस ए लेसर टर्म फॉर वैलिड रीजन्स, कि बहुत ही जेन्यून रीज़न है, देन दे कैन गो फॉर लेसर पनिशमेंट दैन दिस. अदरवाइज 6 months to 2 years तो उनका इम्प्रिजनमेंट होने के चांसेस है. ओके, आई एम रियली सॉरी, ये आपको आंसर दिख रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं था, सो मैं तब तक इसको हाइड कर देती हूँ. ओके, अगर किसी ने देखा नहीं है तो यस, सुरेश हैज़ बिन वर्किंग एज ए पीस रेटेड वर्कर इन ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. हमने बोला जो मंथली वेजेस है उसके बेसिस पे उनको ग्रेच्युटी मिलती है, बट हियर इनका तो पीस रेट है, मतलब इतने सारे पीसेस बनाएंगे तो इतना वेज मिलेगा. सो वो वेरी करता रहता है. So his wages are not fixed monthly but are calculated based on the number of pieces that he produces. After servicing the company for 18 years, his services were terminated due to closure of the unit. Now
ग्रेचुटी तो पे करना पड़ेगा. While calculating the gratuity, a dispute arose regarding the basis for determining his daily wages. ओके, कैलकुलेशन फॉर्मूला के लिए उनको एक्चुअली डेली वेजेस की ज़रूरत पड़ती है या फिर मंथली वेजेस की, बट हियर इसने तो पीस रेट का वर्क किया है. इन दैट केस how would this be done, how should his wages be calculated? Now जहाँ पे भी पीस रेट का वर्क होता है, इनका वेजेस कंटिन्यूसली वेरी होते रहते हैं मंथ ऑन मंथ. इन दैट केस जब ये रिज़ाइन किया है, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में, जैसे इसने Jan 1st 2025 को रिज़ाइन किया है, तो इससे पहले जो 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो भी उसकी सैलरी थी, जितना भी मिला होगा ऑन एन एवरेज, उन 3 महीने का एवरेज निकाल सकते हैं. ओके, एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम. ओवरटाइम इसमें कैलकुलेट नहीं होगा. एंड दैट दे विल बी यूजिंग इन अप्लाइंग फॉर डिसाइडिंग द ग्रेचुटी इन द ग्रेचुटी फॉर्मूला. ग्रेचुटी फॉर्मूला क्या है आगे मैं बता दूंगी. एंड हियर द करेक्ट आंसर इज सी, 3 मंथ्स का होता है. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग ए मंथली सैलरी ऑफ 26,000 रिजाइन्स आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस. व्हाट इज द ग्रेचुटी पेएबल? यहाँ पे आता है ग्रेचुटी का फॉर्मूला. जो जब मंथली सैलरी होती है तो लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी जो है, ओके, बाय 26, मतलब पर डे उनको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये 15 डेज का हमें लेना पड़ता है. जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है ना, उसमें 15 डेज का सैलरी पकड़ के दैट इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ ईयर्स दैट द पर्सन हैज़ डन सर्विस. सो हियर लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी है डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि संडेज एक्सक्लूड होते हैं इसमें, तो उसमें 26 हो गया. एंड 15 डेज का होना चाहिए, ये पर डे की सैलरी मिलेगी हमें. सो इंटू 15 इंटू कितने भी उनका सर्विस है, सो 20. सो ये लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है, 26,000 by 26 into 15 into 20. So here 1000 and here it will be 3 lakhs. ठीक है, so here the correct answer is 3 lakhs. Moving on to our next question. Ramesh is employed below the ground in a coal mine. जब भी बिलो द ग्राउंड होता है उनका कैलकुलेशन होता है डेज का, कंटिन्यूस सर्विस का, लेस दैन 6 days का. Okay, so which is covered under the payment of gratuity. During a particular calendar year, the mine was operational throughout and Ramesh worked for 200 days in total. Later, when he claimed gratuity benefits, the employer argued that since he has not worked at least 240 days in that year, he could not be considered to be in continuous service. Hence, he was ineligible for the gratuity. Is that so? As I have said, अगर ग्रेटर दैन 6 days और मोर है तो देन 240 days, लेकिन जहाँ पे भी 6 days और लेस है तो देन ही कैन बी कंसिडर्ड. एंड सिंस ही इज वर्किंग इन ए माइन जो जहाँ पे ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल होता है, सो 200 days, सो 180 days से ज़्यादा ही काम किया है, सो वी विल कंसिडर दैट एज कंटिन्यूस सर्विस एंड द ग्रेचुटी अमाउंट वुड बी एप्लीकेबल फॉर हिम. ठीक है, moving on to our next question. Under the provisions of the Payment of Gratuity Act, every employer except those under the control of the central or state government is required to obtain compulsory insurance for gratuity liability. वो compulsory होता है. Which of the following employers can be exempted from this requirement by the appropriate government? कई बार ऐसा होता है जैसे बड़े बड़े कंपनी से, इन्फोसिस, TCS, ऐसे वो खुद के ट्रस्ट चलाते हैं, जो ग्रेचुटी का वो अमाउंट होता है ना, उसी में से, उसी ट्रस्ट से मिलता है. इन दैट केस उनको कोई कंपलसरी इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और जहाँ पे 500 और मोर पर्सन्स काम कर रहे हैं एंड उनका खुद का ग्रेचुटी फंड है, इन दैट केस ऑल्सो this is not required. So here every employer who has already established an approved gratuity fund and wishes to continue the same, उनके लिए exceptional compulsory insurance करने की ज़रूरत नहीं है. And every employer employing 500 or more person who establish an approved gratuity fund, in either these cases compulsory insurance की ज़रूरत नहीं है, but others compulsory insurance करना पड़ेगा. Okay, and वो नहीं किया है तो that they will be नॉट पनिश्ड, फिर उनको फॉलोअप किया जाएगा सो दैट दे कैन पे. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन हाउ मेनी डेज. इसका अप्लाइड क्वेश्चन हमने पहले किया था. नाउ इसी का एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, मतलब एम्प्लॉयर कितने दिनों में उनको पे करना पड़ेगा. अनटिल एंड अनलेस कुछ दिक्कतें हैं, 30 days के अंदर तो उनको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा.
ठीक है. मिस्टर वर्मा, एन एम्प्लॉई ऑफ ए प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वॉज डिनाइड फुल gratuity benefits by his employer. He approaches the controlling authority under the Payment of Gratuity Act, which passed an order directing the employer to pay him the admissible gratuity amount. The employer, however, was dissatisfied with this order and wanted to challenge it before the higher authority, जो भी उनका appellate authority है. According to the provisions of the Act, within how many days from the date of receipt of the order can appeal can be filed against the decision of the controlling authority. जब controlling authority जो immediate authority है, अगर उनका decision से happy नहीं है, then they can go for the appellate authority. Okay, now in that case कितने दिनों तक के से पहले उनको लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो appellate authority के पास जा नहीं सकते. Within 60 days from the order. अगर 70 days हुआ है, then he'll not have a chance to go there. ठीक है, that is 60 days. Moving on to our next question. Mr. Sharma retired from a private company covered under the Payment of Gratuity Act on 30th June. As per the Act, the employer was required to pay the gratuity amount within 30 days, that is by 30th July. However, the employer failed to make the payment within the stipulated time without any valid reason. कोई reason भी नहीं है. Mr. Sharma approached the controlling authority claiming not only the gratuity but also additional compensation. Is that what is the consequence that the employer will face in this situation? As we have discussed earlier in the one of the questions also, जब भी वो 30 days से कोई valid reason के बिना वो 30 days में वो amount pay नहीं कर रहे हैं, in that case जितने भी days के लिए late हुआ है, for that he has to pay simple interest on the gratuity payment from the date it became payable till the date it is actually paid. जितने दिनों के लिए उतने दिनों के लिए उनका जो भी उस टाइम का जो simple interest applicable रहेगा, that he has to add and pay to the employee. Okay, so this is all from my end and I really hope that you have liked this session. And before winding up, एक छोटा सा announcement है from EduTap. Currently EduTap has launched 3 major courses for all those aspirants who are aspiring for UPSC, EPFO, BET APFC और AO 2025 एग्जामिनेशन. उसमें से सबसे पहले आता है मास्टर कोर्स. ना इसमें क्या है, जो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को पूरा कंटेंट एक ही जगह पे चाहिए, राइट. सो उन बच्चों के लिए ये बहुत बेस्ट है, बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट जितने भी इस एग्ज़ाम में आते हैं, ओके, वो सारा कंटेंट एक जगह पे मिल जाएगा, लाइक इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, लाइव सेशंस, चैप्टर क्विजेस एक्सेट्रा. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट वीकली एक स्ट्रैटेजी सेशन भी होगा कुलदीप सर से, जो आपको जितने भी आपके डाउट्स है उसमें वो सारे क्लैरिफाई करेंगे. मतलब एंड ऑल्सो he'll help you with majorly he'll help you with the strategy. लॉट ऑफ कंटेंट है, तो उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. कई बार ऐसे होते हैं बच्चे कि उनको बोलते हैं कि बाकी कुछ सब्जेक्ट्स है जो कॉमन है दूसरे एग्जाम्स के साथ, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट हमें मिलता नहीं है, लाइक योर पॉलिटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, या फिर IR and LL हो गया है. इन दैट केस दे कैन ऑप्ट फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स ओनली. Okay, so in that also you'll be getting videos, PDFs, जो MCQs है, okay, chapter quizzes, that all you'll be getting. ठीक है. नाउ तीसरा है टेस्ट सीरीज. ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि प्रिपरेशन तो उनका पूरा अपनी तरफ से हो गया है, मे बी उन्होंने वो दूसरी बार दे रहे हैं अभी एग्जामिनेशन, अब उनको क्या है, उनको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, एंड या फिर मॉक टेस्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड वेयर दे स्टैंड. इन दैट केस दे कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, जहाँ पे उनको एग्जाम लेवल टाइप के ही मॉक टेस्ट मिलते हैं, एंड दे कैन गेट द प्रैक्टिस डन देयर. ओके, सो इन सभी के डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, एंड वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, एंड एज पर द जो आपके रिक्वायरमेंट है यू कैन गो अहेड विद द परचेज. एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज रीच आउट द टीम ऑन दिस नंबर, और यू कैन मेल देम ऑन दिस नंबर. एंड आप डायरेक्टली कोर्स खरीदना चाहते हो, यू कैन विजिट द साइट एंड सी वॉट एवर द लेटेस्ट जो भी कूपन, जो भी डिस्काउंट्स एप्लीकेबल है, यू कैन अप्लाई एंड गेट दैट डन. ओके, दिस इज इट फॉर टुडे. Thank you very much and have a great day ahead. Please take very good care of yourself, and I wish you all the best for your exam preparation. Thank you very much once again.